धन्यवाद सभापति महोदय। अगर मैं सरल शब्दों में अपनी जिम्मेवारी यहां बैठे हुए 200 विधायकों को बताना चाहता हूं कि वृद्धाश्रम किसकी विफलता का प्रतीक है। बहुत अच्छा वृद्धाश्रम हो जाए, वृद्धाश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए, नियम कानून बन जाए, पर वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल तो ये हम लोगों के समाज की पारिवारिक जो स्थितियां की विफलता वृद्धाश्रम तक लेकर जाती है। ये कोचिंग संस्थाओं की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? बहुत आसान है अंगुली किसी और की तरफ करने का। सबसे आसान है कि हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ कर ले। इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान है कि हम ये और किसी की तरफ कर ले, पर ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, विशेषकर 200 विधायकों की। हम लोगों की प्राथमिकता के विफलता के कारण ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था इस राजस्थान के अंदर हुए। कोई दोषी नहीं है सभापति महोदय, हम लोग दोषी है, विधायक लोग दोषी है। जो परीक्षा प्रणाली हम लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए तय करी है राजस्थान ने, उसके लिए हम किसको दोष दें? क्या वो परीक्षा प्रणाली के लिए हम किसी और को तय करें? क्या इस तरह की परीक्षा प्रणाली हम लोग तय नहीं कर सकते हैं? ये हमारे बहुत ज्ञानी मंत्री महोदय जी को तो इसमें रुचि नहीं है, पर मेरा निवेदन है कि वो परीक्षा प्रणाली के कारण ही ये सब समस्या है। क्यों हम बच्चों को कोचिंग संस्थाओं की तरफ धकेल रहे हैं? ये क्राइम हम लोग क्यों कर रहे हैं? वो परीक्षा प्रणाली को ही बदलाव की आवश्यकता है सभापति महोदय। जो स्कूल का कोर्स है 12वीं तक का और जो कॉलेज का कोर्स है, क्या उसी कोर्स के माध्यम से, उसी तरह के सिलेबस के माध्यम से ये एंट्रेंस और नौकरी सुनिश्चित नहीं कर सकते हम? सबसे बड़ा सवाल ये है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपए हम लोगों के लिए एक निजी आयोजन करने के लिए है। हाँ, जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, फिल्म इंडस्ट्री भी जरूरी है। राजस्थान दिवस के लिए हम लोगों के लिए 1 सप्ताह है। सदन आगे नहीं चलेगा कि राजस्थान दिवस के लिए 1 सप्ताह हम लोगों के लिए चाहिए। हाँ, राजस्थान दिवस भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने हजारों करोड़ रुपए और हमारी पूरी की पूरी प्राथमिकता इन्वेस्टमेंट कर ली, पर इन नौजवान, जो राजस्थान के नौजवान हैं, राजस्थान के विद्यार्थी हैं, इनकी प्राथमिकता हम लोग कब तय करेंगे? मेरे को बहुत अफसोस हुआ सभापति महोदय, जब हमने इन कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से हमारे परिवार के बच्चों को एक इंडस्ट्री के रूप में हमने देखा। यहां बहुत ज्ञानी एमएलए कहते हैं 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री नहीं है, मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं। जहां हम लोग धकेल रहे हैं 50 लाख विद्यार्थी राजस्थान के हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल दी। नौकरी राजस्थान में हम लोगों ने कितनों को दी? 8 लाख सरकारी नौकरी है राजस्थान में। हम लोगों के नागरिक कितने हैं? लगभग 8 लाख से ज्यादा। 1% नौकरी है। ईमानदारी हम खुद नहीं रख रहे हैं। हम जो 200 विधायक और हमारे द्वारा सरकार बनाई गई है, हम लोग नहीं रख रहे। कई परीक्षाओं के अंदर एक सीट है सभापति महोदय, 1 सीट, और वो विद्यार्थियों को पता नहीं कि उसकी कैटेगरी की 1 ही सीट है जिसमें वो एलिजिबल है, पर वो विज्ञापन और जो टोटल जो संख्या है उसके आधार के ऊपर वो कोचिंग संस्थाओं के तरफ जा रहा है। 7,000 करोड़ की नहीं है कालीचरण जी। कम से कम एक विद्यार्थी को 2.5 लाख रुपए आगे लगे, नहीं तो 5 लाख रुपए लग रहे हैं साल के अंदर। 5 लाख के अंदर 25,000 करोड़ रुपए
और 2.5 लाख ही मान ले तो 12,500 करोड़ रुपए किसके हैं? ये बड़े बड़े जो विज्ञापन आए हैं आज हम लोगों के यहां प्रतिष्ठित है अखबारों में, वो किसके हैं? वो आम राजस्थान के सामान्य मध्यम वर्ग के और गरीब परिवार को पैसों के माध्यम जरूर हम लोग हैं और कोई दोषी नहीं, हम लोग दोषी है। कोचिंग संस्थाओं को हम दोष दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्था हम लोगों को बदलनी पड़ेगी और ये व्यवस्था बदलना, कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेट कर ये व्यवस्था नहीं बदल सकते हम लोग ये परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार कर सकते हैं? उप मुख्यमंत्री महोदय जी, 100 करोड़ तो आपके आईफा के लिए दिया गया है। मेरा निवेदन है सरकार 100 करोड़ रुपए राजस्थान के विद्यार्थी और युवाओं के लिए लगाकर और ये अध्ययन कराए कि हम लोग ये परीक्षा प्रणाली के अंदर किस तरह का परिवर्तन लेकर आए। अगर परीक्षा प्रणाली के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे तो ये विद्यार्थियों को हम लोग कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेल रहे हैं, वो हम लोग बंद कर सकते हैं। बहुत अलग बातें हैं इन सेक्शन के संदर्भ में। सभापति महोदय, ये डेथ वारंट जो कह रहे हैं, डेथ वारंट की भी यही बात हुई। डेथ वारंट तो और किसी ने नहीं लिखा, हम लोगों ने एमएलए ने ही लिखा है। राजस्थान के विद्यार्थी और युवाओं का भविष्य का डेथ वारंट का जिम्मेवार हम लोग हैं। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके संदर्भ में बात करी गई है कि 50 विद्यार्थी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितनी उसमें स्पेस होने चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इस पर बहुत अध्ययन हो चुका है कि एक अध्यापक कितने विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट कर सकता है। सेक्शन 3 के अंदर राजस्थान कोचिंग सेंटर अथॉरिटी बनी हुई है। अथॉरिटीज पहले बहुत बनी हुई है निजी स्कूल के लिए। मेरे से पहले वो वक्ता ने बोला निजी स्कूल के लिए, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। निजी कॉलेजों के अंदर क्या खेल हो रहा है अधूराम जी अपने को पता है। विद्यार्थी कॉलेज में नहीं जा रहा, इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं और 200 में से किसी से भी अपन लोगों से ये छुपी हुई नहीं है कि कॉलेज की अटेंडेंस कम हो रही है, इसलिए निजी कॉलेज वालों को विद्यार्थी 25,000 50,000 रुपए वो पूरी की पूरी अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए है। कानून बना हुआ है, अथॉरिटी बनी हुई, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। तो सिर्फ अथॉरिटी बनाकर ही हम लोगों की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। हम लोग जो मूल जड़ है उसको समस्या को समझकर उसको कैसे कर सकते हैं। जो सेक्शन 3/5 है उसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात करी है, 14 सदस्य और अध्यक्ष। सभापति महोदय, ईमानदारी से आप बोलो कि आज से पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो आज है? मैं बाड़मेर के लिए तो बड़ी जिम्मेवारी से बोल सकता हूं, आज से पहले ठीक 10 साल पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वैसे निष्पक्ष और मजबूत कलेक्टर आज के समय में नहीं है। हम सब लोगों को पता है, ये आपकी भी शिकायत रहती है कि सरकार बदलती है, जब सरकार में आप विपक्ष में रहते हो और जब नियम के अनुरूप फैसले नहीं होते, वो दर्द तकलीफ जो लोगों की है वो आप भी महसूस करते हो। हम सब लोग जानते हैं आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी किस तरह जो गिरावट आ रही है। हम लोग पूरे के पूरे कलेक्टर पोस्ट की गरिमा भी हम लोग कैसे कर रहे हैं अच्छी तरह से पता। आपको पता नहीं आदूराम जी, पंचायत पुनर्गठन के अंदर क्या हो रहा है हम सबको पता है। और वो की वो जब हम लोग सब ये जान रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पूरे के पूरे हमारे विद्यार्थी और युवाओं को उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं। जो हसर वहां हुआ है वो का वो हसरा सब कुछ जानते हुए हम लोग उन लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के संदर्भ में हम लोगों को वापस सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों का अनुभव है। बोलता कोई नहीं, स्वीकार कोई नहीं करता, मैं स्वीकार कर रहा हूं। सभापति महोदय, सेक्शन 6(2) के अंदर सो मोटो निरीक्षण की बात करी गई है। जो सो मोटो निरीक्षण के अधिकार दिए गए हैं, इसकी मंशा क्या है? सभापति महोदय, ये पूरा का पूरा जो ये बिल बना हुआ है, ये बिल जो मुझे समझ में आ रहा है, ये बिल बड़े कोचिंग सेंटर के संरक्षण के लिए, जितनी मेरी समझ है। छोटे जो कोचिंग सेंटर है वो का वो मॉडल जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म के अंदर बड़े उद्योगपतियों के लिए है, कहां जाने अनजाने के अंदर। मैं दोनों उप मुख्यमंत्री जी आपके इंटेंशन के ऊपर भी नहीं कर रहा हूं, आपके ब्यूरोक्रेसी पे भी नहीं कर रहा, पर इसका नतीजा क्या होगा? बड़े कोचिंग सेंटर को संरक्षण मिलेगा और छोटे कोचिंग सेंटर, और हम दोष दे रहे पेरेंट्स को। पेरेंट्स का, परिवार को कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा हुआ है, नौकरी के लिए लक्ष्य रखा है, उन संस्थाओं का एडमिशन के लिए
उसको प्राप्त करने के लिए हर कोई दौड़ रहा है। जो लक्ष्य हम लोग यहाँ विधायक के तौर पर रखा हुआ है, जो व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए हम लोग नहीं दौड़ते। उसके लिए किसको दोष दे रहे हैं? हम लोग भी उसी पैमाने में दौड़ते 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 ही आ रहे हैं। सही है गलत है, उसका दोषी कौन? दोषी व्यवस्था। तो ये जो सो मोटो निरीक्षण है, इसके संदर्भ में भी मेरा निवेदन है। कई और सेक्शन है। सेक्शन 11 के अंदर स्कूल कॉलेज की उपस्थिति, सभापति महोदय ईमानदारी से कह दो कि कितनी कॉलेज के अंदर, उप मुख्यमंत्री जी आप बताओ कि 75% होती है? नहीं, क्लासेज नहीं लगती है, विश्वविद्यालय खाली, कॉलेज खाली। और हम लोग ये बात किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं जब ये कह रहे हैं, किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं जब ये 75% की अनिवार्यता। कोचिंग कक्षा क्यों? हम लोग व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं कि उन बच्चों को वहां कक्षाओं के अंदर जाने की। तो हम बेवकूफ अपने आप को नहीं बनाई, दुनिया को बनाने के लिए हम प्रयास जरूर कर लेते हैं, पर अपने आप को, सदन को तो कम से कम हम लोग बेवकूफ नहीं बनाई। सेक्शन 11(2) के अंदर कोचिंग कक्षा में छात्रों की संख्या के संदर्भ में भी बताया गया, उसके बारे में भी हम लोगों को वापस से करना चाहिए। सेक्शन 11 के अंदर है 10 से ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को लेना चाहिए। पर सभापति महोदय ईमानदारी से आप करो, जो बच्चे अपने माओ और परिवार के अंदर जिस वक्त पलने चाहिए, हम लोग उनको किन स्कूलों में भेज रहे हैं? कहां भेज रहे हैं हम? किड्स स्कूल के नाम पर हम लोग क्या क्या कर नहीं रहे हैं? उन बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों और नौजवानों की योग्यता खत्म कर रहे हैं। इन जो कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से जो नौजवान निकलता है उसके बाद में किसी के लायक नहीं रखते रहता ही। हम लोग उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेल रहे हैं। जो कुछ भी स्किल उन लोगों के लिए चाहिए, वो स्किल उन कोचिंग कक्षाओं में भी नहीं मिलेगी, वो स्किल हम कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर भी नहीं दे रहे। तो विद्यार्थी जाए कहां? और इसकी जिम्मेवारी है किसकी? सभापति महोदय, समय कम है, इस काम के लिए समय कम है। राजस्थान दिवस के लिए 7-7 दिन हो जाएंगे, बाकी आईफा के लिए 2-2 दिन हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, पर राजस्थान के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। चर्चा के लिए भी हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं है, धकेल रहे हैं। और राजस्थान के युवाओं और विद्यार्थियों को कहां धकेल लेंगे? हम लोगों ने डेथ वारंट तो उनके लिए खुद ने, इस सदन के विधायकों ने लिख चुके हैं। अब उसके बाद में उनका फांसी चढ़ाने के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो मेरा निवेदन है बड़ी गंभीरता से कि इससे महत्वपूर्ण कार्य विधानसभा के अंदर, इस पूरे सत्र के अंदर छोड़ो। मेरे विधायक रहते हुए और कोई भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। बिना पानी हम लोग जिंदा रह गए, बिना अनाज हम लोग जिंदा रह गए, बिना पानी अनाज में मालवा में जाकर हम लोगों ने जिंदा रह गए। पर जो ये विद्यार्थी है, नौजवान है, इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं है। मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी दोषी हूं उसके अंदर। तो अपन सब लोगों को गंभीरता से इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी के अंदर भेजें। मेरा निवेदन है सभापति महोदय, मेरा निवेदन है इसको प्राथमिकता मिले। जिस प्राथमिकता से हम एमएलए बनने की प्राथमिकता रखते हैं, जिस प्राथमिकता से आप पूरी जो संविधान की भावनाओं को खत्म कर अपने आप जो कैबिनेट की सदस्य भी अपने आप को समाप्त कर और जिस प्राथमिकता से मुख्यमंत्री जी की जयकारा अपने राजनीतिक संरक्षण के लिए करते हो, वैसा की वैसा संरक्षण इन विद्यार्थियों के, इन युवाओं के लिए ये सदन दे। और पूरा एक सत्र, सभापति महोदय, 1 घंटा नहीं, पूरा एक सत्र राजस्थान के और विद्या जोगाराम जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके साथ, पूरा एक सत्र राजस्थान के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अंकित करो, और तेरी और मेरी के लिए नहीं। कैसे हम सब लोग मिलकर राजस्थान के विद्यार्थियों को हम लोग सफल कर सके, उसके लिए एक सत्र दो। मेरा तो ये निवेदन है। अभी सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजो। सेलेक्ट कमेटी से भी कुछ नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, जब मैं यहाँ आ रहा था, मेरे खुद के भाई परिवार के बच्चों ने बोला क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पारिवारिक आयोजन है, उसमें आप रहोगे तो मैं खुश रहूंगा, तो मेरी मदद करूंगा। ये विश्वास का स्तर हो गया है। इस गंभीरता को आप समझो। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे अनीता जी पर स्पीकर महोदय की नजरें थी, वैसे ही आप पर मेरी नजरें रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, राम। आपकी सबके सहयोग कर रहा था मैं बैठ के, ऐसे रहे। ये तो विद्या के आप एक ही यहाँ माननीय सभापति महोदय,
ये बहुत महत्वपूर्ण सभापति बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मेरी बात मैं परसों प्रतिपक्ष जब के एक मिनट